मेरा नाम खुशबू है और मुझे ये नाम बहुत पसंद था, इसलिए मैं सबको यही कहती कि आप मुझे खुशबू कहकर पुकारा करें क्योंकि घर वाले मुझे बानो कहते थे। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरी दादी ने मेरा नाम खुशबू रख दिया था, लेकिन मैं फूलों की तरह ही कमज़ोर भी थी क्योंकि मुझे घर की दुनिया से बहुत ज़्यादा डर लगता था और हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। किसी इंसान को तो इस गरीबी के चलते आगे आना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और मैंने मास्टर किया हुआ था, तो मुझे यकीन था मुझे नौकरी मिल ही जाएगी क्योंकि ये कोई आम डिग्री तो नहीं थी, सब तो नहीं करते हैं और इंसान जब कोई भी डिग्री हासिल कर लेता है तो ये समझता है कि मुझे भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी ये सोचती, लेकिन जब मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करना शुरू की तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को रखते ही है वहां पर, तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और ऐसे में बैठकर आराम से अपना काम भी कर लोगी। बात उसकी तो ठीक ही थी, लेकिन ये बात जब मैंने अपने अब्बा से कही तो अब्बा ने कहा कि वहां पर लड़कियों को बिना इंटरव्यू के बगैर ही रख दिया जाता है ताकि लोग आए उन्हें देखें। बड़ी प्यारी लड़कियां बैठी हुई होती है और उनसे वो बात करने की खातिर अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं। तुम्हें अगर ये सब करना था तो फिर तुम्हें इतनी पढ़ाई करने की तुम्हें क्या जरूरत थी, इतनी मेहनत क्यों की। अब्बा की बात भी ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करना चाहती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो ये खूबसूरती होने वाले शौहर की अमानत थी, इसके लिए मैं उसको संभाल कर रख रही थी। लेकिन घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे और अब्बा की पेंशन के सहारे घर नहीं चल रहा था और बहन भाई भी थे। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मेरे साथ मेरी जिंदगी की सबसे बुरी घड़ी थी। वो ये कि मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया जो पैंट शर्ट पहनकर खड़ा था और बहुत अमीर नजर आ रहा था। उसने मुझे एक नजर देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि शहर में कितने लोग ऐसे ही फाइल को अपने गले लगाकर नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारे मुल्क में बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है। वो आदमी बहुत अच्छे कपड़ों में था, बहुत अच्छी तरीके से बात भी कर रहा था, पढ़ा लिखा लग रहा था और समझदार भी, इसलिए मैं भी उससे बात करने लगी। फिर वो मुझसे कहने लगा, तुम कितने भी साल यूं नौकरी की तलाश करोगी तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी की काबिलियत पढ़ाई को देखकर नहीं मिलती है बल्कि सिफारिश से मिलती है। एक सीट होती है, उसके लिए 2000 लोग होते हैं और वो एक सीट भी पहले से ही बुक हो जाती है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। उसने कहा कि अगर तुम दिन के 15,000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास से काम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि दिन के 15,000, मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई थी क्योंकि दिन के 15,000 तो महीने के 4,50,000 बनते हैं और महीने के 4,50,000 तो वो लोग भी नहीं कमाते हैं जिनका अपना खुद का कारोबार होता है। मैंने उस बंदे को गौर से देखा। मैंने कहा कि मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं रोज बस में आकर लोगों से मजाक करता हूँ। मेरी अपनी गाड़ी है लेकिन वो अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने कहा कि अगर ये सच है तो फिर बताइए कि काम क्या है। उसने कहा कि मेरे घर में है, लेकिन इसके लिए मेरे साथ तुम्हें आना होगा। तुम यकीन दिलाता हूँ कि रोज के 15,000 ही मिलेंगे और पैसे तुम रोज ले सकती हो, यानी रोज तुम्हारे हाथ में 15,000 होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा क्योंकि मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि कभी कभी किस्मत हमारा दरवाजा खटखटाती है लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। अगर तुम यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ मजबूरी में खड़ा हूँ, मैं चला जाऊंगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे काम करना है, आप काम बता दो। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा क्योंकि मैं वहीं बता सकता हूँ। मुझे लगा उसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा या घर में अगर नुकरानी की भी कोई कमी होगी तो वो भी मुझे करना होगा। मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी ऑफिस से बाहर घर का माहौल होता ही है, वहाँ औरतें भी होती हैं। थोड़ी देर के बाद उससे फोन आया कि सर आपकी गाड़ी ठीक हो गई है और उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर बहुत ही बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। जब मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी। फिलहाल तो मुझे कोई बच्चा या उसकी बीवी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ एक औरत आई जो कि उसकी बीवी थी। उसने मुझसे कई सवाल भी किए। मुझे भी तसल्ली हुई कि घर में कोई औरत है और ये शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान लगता था, इसलिए मुझे ज्यादा डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उसकी बीवी बड़ी अच्छी थी। उसने मुझसे बातें की और बातों बातों में बताया कि मेरी अम्मी आजकल बड़ी बीमार रहती है, पीछे उनका घर है, मैं ज्यादा टाइम उन्हें नहीं दे पाती हूँ। मुझे लगा कि शायद
शायद उन्हें काम के लिए कोई लड़की चाहिए होगी, पर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और वो चली गई। और जाते हुए कहा कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हारे नसीब में कुछ अच्छा लिखे। वो औरत तो वहां से चली गई और थोड़ी देर के बाद वो सर वहां पर चले आए। जितनी देर मैं कमरे में अकेली बैठी थी, मैं कमरे को बड़े ध्यान से ही देख रही थी। उस कमरे में इतनी ज्यादा महंगी महंगी चीजें पड़ी हुई थी, उन लोगों के लिए तो 15,000 देना मामूली सी बात थी। थोड़ी देर के बाद सर जूस का गिलास लेकर चले आए और कहा कि ये पी लो। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी पूरे दिन की। मैंने जूस पी लिया। मुझे जूस कोई आम जूस नहीं लग रहा था जैसे हमारे गांव में होते हैं, ये तो कोई बाहर का जूस लग रहा था। बहुत ही ज्यादा मजेदार था और ऐसा जूस मैंने आज तक नहीं पिया था। सर मेरे से कुछ दूरी पर बैठे हुए थे, यानी कि बिल्कुल मेरे सामने थे। मैंने जूस पी लिया और कहा कि मुझे बता दें कि मेरा काम क्या है। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम आज के पैसे रख लो। मैंने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने काम कर दिया है। आज तुम्हारा ये काम था कि तुम्हारे घर के लोगों के साथ बातचीत हो जाए, जो कि हो गया है, और वो तुमने हमारे घर वालों के साथ बातचीत करके तुम्हारा काम खत्म कर लिया है। अब काम मैं तुम्हें कल बताऊंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं। जब उन्होंने 15,000 मेरी तरफ बढ़ा दिए तो मैं हैरान रह गई। मैंने फौरन अपने पर्स में रख लिए। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी, पर उनका कहना था कि बस में तुम नहीं जाओगी और बस में जाओगी तो चोरी हो जाएंगे पैसे। मेरा ड्राइवर ही तुम्हें लेने आएगा, वही तुम्हें छोड़ने आएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे भरने की जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना भी तुम हमारे साथ ही खा लेना। मैंने जाने से पहले फिर पूछा कि मेरा काम क्या है। उन्होंने कहा कि बस तुम्हें रोजाना एक गिलास जूस पीना है। वो मुस्कुरा दी और कहा कि और कोई काम नहीं है। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि ये किस किस्म का काम है, लेकिन उनकी उस कॉल आके और वो फोन पर लगातार बातें करने लगी। मुझे इशारा किया कि कल आना, फिर आराम से बताऊंगा। मैं वहां से वापस आ गई। मेरे पास 15,000 थे और रास्ते में मैंने अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ फ्रूट्स भी लिए। जब घर आई तो वो लोग हैरान रह गए, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैंने उनसे झूठ बोला कि ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी लग गई है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा काम क्या है। इसलिए मैंने उनको इत्मीनान करने के लिए झूठ बोल दिया था और साथ ही झूठ बोला कि उस घर में सिर्फ एक ही औरत है, कोई मर्द नहीं है। वैसे भी सर तो बहुत बूढ़े थे, वो तो मेरी अब्बा की उम्र के थे, लेकिन फिर भी इन चीजों को समझती थी। घर वाले तो हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए उनको इत्मीनान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैंने उन्हें यह भी नहीं बताया कि 15,000 मुझे रोज मिलेंगे। मैंने कहा कि मेरी एडवांस तनख्वाह है, थोड़ी बहुत और भी बढ़ जाएगी। तो मेरे अब्बा ने कहा कि चलो, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही होता है, थोड़ा बहुत खर्चा तो पूरा हो ही जाएगा। दिल ही दिल में मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने तो प्लान बना लिया था कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो फिर उसके बाद मैं इन पैसों का क्या करूंगी। मैंने सोचा कि कुछ पैसे तो मैं अकाउंट में रख लूंगी, किसी को उनके बारे में नहीं बताऊंगी। मुश्किल वक्त के लिए मैं पैसे बचा कर रख लूंगी। घर में नया नया सामान लूंगी। फ्रिज पुराना हो गया है, मशीन ठीक से चलती नहीं है। बस इसी तरीके के ख्वाब मेरे दिमाग में चल रहे थे। जब से मैं सर के घर से आई तो वो घर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे नौकर ने कहा कि उनका थोड़ी देर इंतजार कर लो। इतनी देर में मैंने सारे घर को घूम लिया था। कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन बस चीजें देखती रही। उन लोगों का कोई फर्ज शायद बाहर रहता होगा या खुद दूसरे मुल्क से होकर आते होंगे। यहाँ पर तो हर चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत और बाहरी मुल्क की लग रही थी, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने तो यहाँ नहीं देखी थी। मैं भी तो इसी शहर में पली बढ़ी थी और बाजार भी आना जाना मेरा लगा हुआ था। बहुत अमीर लोग थे वो। मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये पैसे आप मुझे ज्यादा दे रहे हैं, ये रोज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पैसे के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता ही रहता है। सर आ गए तो उसके बाद वो आराम करने चले गए और आज फिर मुझे जूस का गिलास पिलाया गया, लेकिन उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाई क्योंकि वो फिर से कहीं चले गए और मैं ड्राइंग रूम में सो गई। क्योंकि जब अचानक से मेरी आंख खुली तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं किसी ने मुझे देखा भी होगा तो क्या सोचेगा, कितनी बुरी बात है। यहाँ काम करने आई हूँ या सोने के लिए आई हूँ। लेकिन जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ क्या है। मिट्टी मेरे घुटनों पर लगी हुई थी और दोपहर में सोने के बाद तो वैसे इंसान थोड़ा सा सुस्त हो ही जाता है। मैं तो थोड़ी ज्यादा ही सुस्ती महसूस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद सर आ गए तो मैंने उनको बताया कि मैं सो गई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत नींद आती है। अच्छा, मैं तुम्हारा जितना था तो मैं स्कूल से आता तो वैसे ही सो जाता। सर बहुत अच्छे थे और अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। वो मुझे कभी महसूस नहीं करवा रहे थे कि वो मेरे सर है और मुझे उन्होंने काम पर रखा हुआ है। वो फिर से वापस चले गए और ये सिलसिला यूं चलता रहा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि काम कोई हो ही नहीं रहा, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाते हुए अगर वो खुद मौजूद भी ना हो तो फिर भी मुंशी को पैसे दे देते थे।
थे, जो मुझे मेरे अमानत के तौर पर पैसे दे देता था कि ये सर ने आपके लिए दिए हैं। मैं पैसे अपने पर्स में रख लेती थी और एक हफ्ते के अंदर ही मेरे पास 1 लाख से ऊपर जमा हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अब मैंने ये बात छोड़ दी थी कि कोई काम है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे थे और मैं थोड़ी सी लालची भी हो गई थी और खुद गर्ज भी हो गई थी क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है अच्छा बनने की। लेकिन ये रोज ही होता था। जैसे ही मैं जूस का गिलास पीती थी मुझे नींद आ जाती और उसके बाद मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई होती थी। नींद आ जाने तक तो मुझे मामला समझ आ रहा था, लेकिन कपड़ों पर मिट्टी कहाँ से लगती है। मैंने घर के नौकर से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग बहुत अमीर है, ये अरबपति है, इनके घर में तो पैसों की कोई कमी नहीं है और हर हफ्ते इनके घर में पार्टी होती है, उसी में लाखों उड़ा देते हैं। किसी को 10 क्या 50 हजार देने भी इनके लिए आम बात है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। मैंने कहा लेकिन ये जूस कौन बनाता है, किस चीज का जूस बनता है, क्योंकि जैसे ही मैं जूस पीती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। नुकरानी ने कहा ये जूस साहब बाहर से मंगवाते हैं और वो किसी को भी नहीं देते। तुम तो खुशकिस्मत हो, बाहर का जूस पीने को मिल रहा है। इसके बहुत फायदे हैं, इसमें ताकत होती है, इसलिए तो नींद आ जाती है। क्योंकि तुम कमजोर हो, जब तुम्हारी बॉडी को अच्छी चीज मिलेगी तो नींद आ ही जाएगी ना। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। इधर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होने लगी थी। पैसे बढ़ा दिए थे और मुझे रोजाना की बुनियाद पर पैसे दिए जा रहे थे। घर की चीजें भी मैं ले रही थी, दोस्तों के साथ साथ पार्टी करने भी जा रही थी। लेकिन एक दिन जब दोस्त के साथ गई तो अचानक से ही मुझे चक्कर आ गए। तो मेरी दोस्त मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल वालों ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, आप अपनी रूटीन ठीक से सेट करें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मैं तो कोई काम भी नहीं करती थी। सुबह नौकरी के लिए घर से निकल जाती थी, कोई काम नहीं होता था। वापस आती थी तो खाना खाकर सो जाती थी। शाम को काम करती थी तो सिर्फ कोई चीज बना दी या फिर कोई टाइम पास बर्तन वगैरह धो दिए, इसके बाद तो मैं सो ही जाती थी। मुझे क्यों कमजोरी हो रही थी, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से मैं कमजोर होती चली जा रही थी। पहले तो लगा कि मैं तंदुरुस्त हूँ, लेकिन अब तो कमजोर ही होती जा रही थी। ये बात भी घर नहीं बताई, वरना मैं परेशान हो जाती और मुझे काम पर जाने नहीं देती। मुझे एक और बात बड़ी अजीब लगी थी कि जब से मैं काम पर जा रही थी मैंने सर की बीवी को सिर्फ एक दफा ही देखा था। फिर मैंने नुकरानी से पूछा कि सर की बीवी कहाँ है। मैंने कहा इतने दिनों से नहीं देखा। नुकरानी ने कहा कि अच्छा तुम छोटी छोटी बातें नोट करती हो क्या। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी है, मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी, तो मैंने ऐसे ही तुमसे पूछ लिया कि दोबारा उनसे मिलूं। नुकरानी ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं, लेकिन वो साहब से नाराज होकर अपने घर चली गई है। लेकिन सुना है कि उनका मामला कुछ सही हो गया है, 10 दिन तक वापस वो आ ही जाएंगी। मैंने कहा कि चलो बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह उनकी जिंदगी की सारी परेशानी भी दूर कर दे। नुकरानी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बड़े लोग हैं, छोटी छोटी बातों पर इनका दिमाग घूम जाता है। साहब उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों की लव मैरिज थी। 10 दिन तक वो वापस आ जाएंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये नुकरानी बाकी घर के काम नहीं करती थी बल्कि सबसे काम करवाती थी और उसने कहा कि वो पढ़ी लिखी है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रही हो। मैंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। खैर मैं वहां से वापस आ गई। डॉक्टर भी मुझे अजीब नजर से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उस नौकरी के बारे में किसी को अभी तक बताया नहीं था, पर अपनी दोस्त को मैंने ये कहा कि मेरी एक और दोस्त है जो इस तरीके का काम करती है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो फिर पागल है, ये कौन सा काम है भला, कोई किसी को ऐसे पैसे देता है आजकल की दुनिया में। और बड़े लोग तो वैसे कंजूस होते हैं, मुफ्त में पैसे नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि पर उसे तो रोज पैसे मिलते हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही है, अमीर लोग बेवकूफ नहीं होते हैं। अगर वो बेवकूफ होते तो फिर इतने सारे पैसे कैसे कमाते। अपनी दोस्त को कहो कि वो नौकरी उसी वक्त फौरन छोड़ दे, जरूर उसके साथ वहां पर कुछ गलत हो रहा है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई और एक दिन मैंने वो जूस पीने से इनकार कर दिया। मैंने सोच लिया कि आज मैं जूस नहीं पीऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आती और मैं क्यों सो जाती हूँ। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जब मैं सो जाती थी तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं होता था। इसका मतलब कि मुझे सोने की एक्टिंग भी करनी थी ताकि मुझे पता चले कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि अगर मैं वो जूस नहीं पीऊंगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी और जो कोई भी मेरे साथ
ऐसे वैसे हरकत कर रहा था वो सामने आ जाएगा। लेकिन एक्टिंग करना भी कोई आसान नहीं होता है। मैं इतनी बहादुर नहीं थी, पर फिर भी मुझे बहादुरी दिखानी थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर लिया। आज मैंने जूस ले लिया, लेकिन उसको पीने के बजाय मैंने उसको ड्राइंग रूम में रखे बड़े से बंगले की मिट्टी में डाल दिया, ताकि उन्हें पता हो कि मैंने जूस पी लिया है। जब नुकरानी ने मुझे देखा तो मैंने खाली गिलास मुंह से लगाया हुआ था और बर्तन रखने के लिए किचन में गई। मैंने कहा कि बहुत मजेदार जूस है, 1 महीने से पी रही हूँ, लेकिन दिल नहीं भर रहा है। उसने कहा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि तुम भी पी लो, क्योंकि जग में थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो वो हैरान रह गई और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं पी सकती, ये तो बड़े साहब का है। मैंने कहा कि जब मैं पी रही हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं पी रही हो? मेरी तरह तुम भी तो इस घर में काम करती हो। लेकिन नुकरानी ने इस तरह का रवैया दिया जैसे वो जूस नहीं कोई जहर है। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन जो मुझे जानना था वो मुझे पता चल गया था। उसने कहा कि तुम ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, साहब आते ही होंगे। वो कह रही थी कि साहब कह रहे हैं कि आज तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइंग रूम में गई और 5 मिनट के बाद मैंने सोने की एक्टिंग की और अपना सर सोफे पर रखकर मैं आंख बंद करके सो गई। और मेरे कान खुले थे और मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरे पास कोई तो है। यानी कि थोड़ी देर के बाद वो नुकरानी, जिसको मैं अपनी दोस्त समझ रही थी, वो सारे घर को हैंडल करती थी, उसने एक बंदे को आवाज दी और कहा कि काम हो गया है, लड़की बेहोश है, आ जाओ। उसको कैसे पता था कि मैं बेहोश हो गई थी? इसका मतलब ये था कि ये लोग मुझे बेहोश करते थे और बेहोश करने के लिए उसे जूस के अंदर कुछ ऐसी चीज मिलाया करते थे। और फिर क्या मतलब कि आज क्या होने वाला है, ये मुझे कहाँ लेकर जाने वाले थे? मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही और अपनी आंखें भी मजबूती से बंद कर ली। वो शख्स मुझे उठा नहीं पा रहे थे और तकरीबन वो मुझे घसीट कर ही किसी जगह पर लेके, शायद इसी तरह से वो लोग मुझे रोज ले जाते होंगे और मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती थी। उन्होंने मुझे कमरे में लिटा दिया और वो वहां से फौरन चले गए। वो नुकरानी साथ साथ थी जो उनको बता रही थी। उनसे कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, साहब आते ही होंगे और 1 घंटे के बाद वापस आ जाना, फिर उसको वापस भी तो लेकर जाना है। मुझे कुछ समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला था। वो वहां से चले गए तो मैंने आंख खोली और मैं हैरान रह गई। ये तो बड़े साहब का बेडरूम था। मेरा यहाँ क्या काम था? मैं चुप थी, ये मेरे साथ क्या होता रहा था और मैं बेखबर थी। मेरी आंखों से आंसू निकल चुके थे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी अब और बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं वहां से उठी और लॉन की दीवार, जो कि छोटी सी थी और लॉन बड़े साहब के कमरे के बाहर था, इसलिए मैं उस दीवार से कूदकर वहां से भाग गई। 1 महीने से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब और नहीं हो सकता था। मैं वहां से चली गई और मुझे अपने आप इतना छोटा और बुरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती थी। घर वालों को तो ये कहा था कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, वरना वो भी मुझे समझाते कि भला इस तरह कौन किसी को पैसे देता है। ये लोग तो मेरा फायदा उठा रहे थे। मैं घर आ गई और उसके बाद मैं सारी रात रोती रही, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया। कि तब मैंने बात पलटी। मैंने कहा कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी वो फेल हो गया है। अम्मी ने कहा कि हम जाकर बात करेंगे उनसे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? उनका बच्चा अपना ही नालायक था। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी काम से निकाल दिया गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि दुनिया में बड़े ही अजीब लोग होते हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं, इसलिए तुम्हें अब से नौकरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मुश्किल हो चुकी थी। जो मेरे साथ हुआ वो तो हादसा था, मौशा ने उसे मेरा गुनाह बना दिया था और मुझे ही बुरा कह दिया था। अपनी बेवकूफी और अपने पैसे की लालच के पीछे मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब मैं घर में रहती हूँ, घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। कभी कोई बहाना कर देती हूँ, कभी कभी कहती हूँ लड़का पसंद नहीं आया, कभी कहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं अब कब तक भागूंगी? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उस शख्स के साथ मैं क्या लड़की और लड़के भी तो क्या करूंगी, उससे क्या बदला लूं? वो तो अमीर आदमी था, वो तो हर मैदान में मुझसे जीत ही सकता था। ऐसा तो हकीकत में नहीं होता, सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि जालिम को सजा मिल जाती है, लेकिन हकीकत में तो सिर्फ और सिर्फ मजबूर को ही सजा मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।